दोस्तों इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हम इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको एक भारतीय इतिहास की जानकारी देंगे। भारतीय इतिहास का आपका सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु होता है जो हर एग्जाम की दृष्टि से क्या रखता है, महत्वपूर्ण। क्योंकि भारतीय इतिहास हो या राजस्थान इतिहास हो, वो हर एग्जाम में आपका वैलिड माना जाता है। सर्वाधिक क्वेश्चन आपके पुटअप हो रहे हैं तो कहाँ से हो रहे हैं? इस भारतीय इतिहास से, जिसमें हमारे एक आधुनिक भारत की हम बात करते हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका माना जाता है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत आपकी किस प्रकार होती है और आपका एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, उसकी हम एक एक बिंदु की आपकी चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आपका कहां से बनता है और कहां से जाकर आपका यह समाप्त होता है। इसकी शुरुआत में हम पहले आपको सभी को यह कहना चाहता हूं कि अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यदि आपको अच्छे लगे तो आप उनको साथ में ही नोट करें, जिससे आपको है ना किसी प्रकार की दुविधा या कोई भी प्रकार की हानि आपको ना मिले। क्योंकि यह बिंदु एक ऐसा है, यदि इसको आपने प्रैक्टिकल रूप से समझ लिया तो हर एग्जाम की दृष्टि से आपका है ना जो सबसे सॉलिड टॉपिक होगा और सर्वाधिक एग्जाम में क्वेश्चन इसी बिंदु से आते हैं जो आपके लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण। उसमें अपन ने एक बिंदु लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत आपकी कहां से होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत से पहले मैं बात करूंगा कि दोस्तों इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? तीन भागों में। तीन भागों में हम बांटते हैं तो इसके तीन भाग की भी हम शुरुआत करेंगे। तो कहां से प्रारंभ होती है? आज के वर्तमान में जो आपकी कांग्रेस पार्टी है, उस जमाने में आपका 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना होती है। उस कांग्रेस की स्थापना से आपका भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की क्या हो जाती है, शुरुआत। इस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के साथ हम बात करते हैं कि आपकी शुरुआत आपकी होती कहां से। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इसकी शुरुआत हम मानते हैं तो 1885 से। 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना होती है, क्योंकि कांग्रेस की सार्वजनिक घोषणा 1884 में की जाती है और 84 में आपकी हो जाती है। तो इसका प्रथम अधिवेशन आपका 1885 में होता है और इस अधिवेशन में हम देखते हैं कि इसके तीन पार्ट हम किस प्रकार करेंगे। तो तीन चरण इसके होते हैं। तो पहला चरण, एक तो हम बात करेंगे प्रथम चरण की, एक होता है आपका द्वितीय चरण। तीन चरण आपके कौन कौन से हैं और इसमें आपका मोस्टली बातें आपकी क्या क्या हैं, इन तीन चरणों के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा। क्योंकि एग्जाम में ही आपका आधुनिक भारत सबसे है ना जो फैक्ट डालेगा, जिसमें आपका प्रथम चरण की हम बात करते हैं तो कहां से आपका प्रारंभ होता है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, उससे लेकर आपका 1905 तक बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपका जो द्वितीय चरण है वो आपका कहां से प्रारंभ होता है। यह आपका 1905 से 1919 के प्रारंभ होगा और 1919 से प्रारंभ होगा तो द्वितीय चरण, और एक आपका होता है तृतीय चरण। यह तृतीय चरण आपका कहां से प्रारंभ होता है तो 1919 से आपका 1947। तीन चरणों में हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु आपके कौन कौन सा है और कौन कौन सा इसमें सबसे इफेक्ट डालेगा। कि एक पहला चरण आपका 1885 से 1905, क्योंकि 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो इस चरण को हमें कांग्रेस स्थापना युग कहेंगे। इस चरण को हम कौन सा युग कहेंगे? कांग्रेस स्थापना युग। तो प्रथम चरण आपका कांग्रेस स्थापना युग होगा। और इसी के साथ हम बात करेंगे द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण में आपका आ जाएगा कि आपका जो उग्रवादी चरण है तो वो कौन सा कहलाता है, तो आपका द्वितीय चरण। क्योंकि उग्रवादी चरण में जितने भी आपके बंगाल विभाजन हो या आपका कांग्रेस की है ना जो विभाजन हो, मुस्लिम लीग की स्थापना हो, आपका 1909 का अधिनियम हो, दिल्ली आपकी राजधानी बनती है उसकी बात करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हम किस में बात करेंगे, 1919 तक आपका द्वितीय चरण। तृतीय चरण को हम कहते हैं आपका गांधीवादी युग। गांधीवादी युग का कि इसमें आपके गांधी जी का सर्वाधिक क्या रहता है, इसमें योगदान क्या रहता है, योगदान। क्योंकि गांधी जी का सर्वाधिक यहां पर योगदान रहता है किस चरण में, तो तृतीय चरण में। इस युग को हम कहते हैं गांधीवादी युग। तो तीन चरणों में हम पहला कर रहे हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। किसको बांटा अपने? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम बात करेंगे प्रथम चरण की। इस प्रथम चरण में मैं आपको एक बार बताता हूं कि प्रथम चरण में आपका सबसे बड़ा योगदान किसका है। इसमें आपकी कांग्रेस की स्थापना का सबसे बड़ा क्या रहता है, योगदान। क्योंकि आपके कांग्रेस की स्थापना इसमें हो जाती है, जिसके इस युग को हम कहते हैं कांग्रेस स्थापना युग। उसके बाद में आपका द्वितीय चरण है कौन सा, उग्रवादी चरण। इस उग्रवादी चरण में आपके कौन कौन से बिंदु आते हैं, इस चरण में हम बात करते हैं। तो द्वितीय चरण आपका बात करेंगे तो आपका द्वितीय चरण में 1905 से
1919 तक कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसकी हम एक एक की बात करते हैं, यानी एक एक बिंदु आपका बताता हूं कि इसमें आपका कौन सा बिंदु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहला हम देखते हैं 1905 में कि आपका सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन आपका प्रारंभ होता है वो होता है 1905 में, 1905 में, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से हम लड़ाकर यदि उसका कार्य करेंगे तो हम भारत पर क्या करेंगे, राज। और भारत पर राज करने के लिए, क्योंकि भारत में उस समय ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था और एक आपका कौन सा था, बंबई। बंगाल आपका सबसे बड़ा प्रांत माना जाता था जिसमें लगभग आपके 8 करोड़ क्या थी, आबादी। बंगाल विभाजन के बाद में 1906 में आपका आ जाएगा मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग का भी इसमें क्या क्या योगदान था। तो मुस्लिम लीग आपके आ जाएगी 1906 में आपका एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का और उस अधिवेशन का नाम होता है आपका बनारस अधिवेशन। तो बनारस अधिवेशन के तहत ही आपका है ना जो आ जाएगा 1906, क्योंकि बनारस अधिवेशन के तहत आपके कांग्रेस के अंदर विवाद उत्पन्न हो जाता है, यानी कांग्रेस का जो उग्रवादी और नरमवादी जो पंथ होता है उसमें आपका क्या हो जाता है, वो विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो वो बात हम करते हैं 1906 के बाद में हम बात करेंगे आपका 1907 सूरत अधिवेशन। इस सूरत अधिवेशन की हम बात करेंगे तो सूरत अधिवेशन में आपका क्या था सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सूरत अधिवेशन आपका प्रारंभ में रखा गया था नागपुर में, क्योंकि फिरोज शाह मेहता से इस स्थान को बदलवा कर आपके नरम दल के जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा रख दिया था इसको सूरत है। और सूरत उस समय भी कहां पड़ता था, आपका बंबई प्रांत में। अब बंबई प्रांत में यह पड़ता था, इसको इसलिए यहां रखा क्योंकि जो तिलक आपका था वो आपका किससे संबंध रखता था, तो आपके राष्ट्रीयवादी भावना से, राष्ट्रीयवादी भावना से उन्होंने संबंध रखा। तो गोपाल कृष्ण ने यह देखा कि यदि तिलक इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा तो वो आपके 4 प्रस्ताव है ना जो इसमें पारित करवाएगा। और 4 प्रस्ताव उनके थे, किसके, आपके बाल गंगाधर तिलक के। और बाल गंगाधर तिलक के 4 प्रस्ताव थे। उनका था पहला स्वदेशी, तो स्वदेशी की बात की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा उन्होंने कहा बहिष्कार, कौन सा, बहिष्कार। बहिष्कार के बाद में उन्होंने बात की थी भारतीय शिक्षा, तो भारतीय शिक्षा की उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा होनी चाहिए। और एक बिंदु उन्होंने कहा था कौन सा, कि आपका स्वराज्य, कौन सा, स्वराज्य या आपका स्वशासन, कि ये 4 बिंदु भारत की राष्ट्रीय योजना के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और तिलक हमेशा आपका राष्ट्रवादी था और गोपाल कृष्ण गोखले आपका नरमवादी यानी आपके सरकार समर्थक था, इसलिए तिलक को यहां पर अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। और फिरोज शाह मेहता से इस स्थान को बदलकर कहां रखा जाता है, आपका सूरत है। अब सूरत में जब रखते हैं तो आपके तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने यह कह दिया कि सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता वो आदमी करेगा जो उस गृह राज्य का नहीं होगा, और गृह राज्य का नहीं होगा तो इसके लिए उन्होंने नामित किया था आपके रास बिहारी बोस को। अब तिलक के सूरत अधिवेशन के बाद में हमारी बात आएगी अगला 1907 के बाद में हमारी बात आ जाती है 1909 में आपका एक अधिनियम आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपका कब आता है, 1909 में। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। तो इन्होंने भी एक बात भारत के लिए रखी और वो बात आपकी क्या थी, इन्होंने कह दिया कि मुसलमानों के लिए हम एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या करेंगे, शुरुआत। और यह शुरुआत करवाने वाला आपका कौन था, मार्ले और मिंटो। मार्ले उस टाइम का, उस समय का आपका भारत सचिव था। मार्ले उस समय आपका भारत सचिव था और मिंटो उस समय भारत का वाइसराय था। मिंटो उस समय क्या था, भारत का वाइसराय। अब भारत का वाइसराय आ गया कौन है, मिंटो। उसके बाद में हम बात करेंगे 1911 में आपका अधिवेशन होता है दिल्ली, कलकत्ता अधिवेशन होता है 1911 में। इस 1911 में आपकी एक बात रखी जाती है कि हम कलकत्ता को दिल्ली से कहां रखेंगे, राजधानी। दूसरा आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कह दिया था कि जो आपका 1911 का अधिवेशन है उसमें सर्वप्रथम आपका राष्ट्रीय गान गाया गया था, और राष्ट्रीय गान गाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। 1911 में आपका आ जाएगा कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद में हम बात करेंगे 1912 में आपकी दिल्ली भारत की क्या बन जाती है, राजधानी। दिल्ली भारत की राजधानी बनती है 1912 में।
क्योंकि 1911 दिसंबर 1911 में भारत में कौन आ रहा था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम है और आपका उनकी पत्नी थी कौन है? मेरी। जॉर्ज पंचम है, उनकी पत्नी मेरी, दोनों के स्वागत के लिए 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। और इस जॉर्ज पंचम के बारे में कहा जाता है कि यह भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, प्रथम भारतीय ब्रिटिश सम्राट था जो भारत में कदम रखा था। इस व्यक्ति ने क्या कार्य किया कि इन्होंने कह दिया कि भारत में एक तो आपकी राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली में। कहाँ से? कलकत्ता में। और भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1 अप्रैल 1912। 1912 को उन्होंने दिल्ली को क्या बना दी? राजधानी। और दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद में इन्होंने एक कार्य किया, जो आपका बंगाल और बिहार, जो उससे बंगाल और उड़ीसा जो बंगाल से अलग हो गए थे, उसको है ना उन्होंने किसमें शामिल किया? बंगाल में। और बंगाल विभाजन को रद्द करने का कार्य भी आपका किसने किया था? तो जॉर्ज मेरी और जॉर्ज पंचम और मेरी ने। यह बात आपकी 1912 की हम बात करेंगे तो बाद में आपका 1914 में आपका एक प्रकरण होता है, तो उसे हम कहते हैं काटा मारू प्रकरण। काटा मारू प्रकरण, वो बात आपकी होती है 1914। तो काटा मारू प्रकरण है आपका 1914। यह प्रकरण वो था दोस्तों जिसमें हम बात करेंगे कि भारत से पहले सीधे कनाडा नहीं जाया जाता था, और कनाडा नहीं जाया जाता तो उनको अनुमति नहीं थी कि हम सीधे कनाडा में प्रवेश करें। कनाडा में प्रवेश करने के लिए वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 35 भारतीय इसमें क्या लेंगे? अनुमति। कहां पर आने की? कनाडा की। तो उस घटना के बारे में मैं आगामी जो एक एक बिंदु की है ना जो विस्तार से व्याख्या करूंगा। यह तो द्वितीय चरण के बारे में बता रहा हूं कि इस द्वितीय चरण में आपके कौन कौन से आपके बिंदु आएंगे। 1914 के बाद में हमारा जाएगा 1916। 1916 में हमारा होता है लखनऊ अधिवेशन। इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और आपका ना जो गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल को एक जगह किया जाता है। 1916 लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद में 1917 में हमारे एक नागरिक थी महिला एनी विसेंट। एनी विसेंट भारत की कांग्रेस की क्या बनती है? अध्यक्ष। इनके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश आयरिश महिला जो भारत में कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, कौन? एनी बेसेंट, जिन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया। और इस होम रूल आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण भारत का स्वरूप अखिलीय रखा। और इनका सहयोग देने वाले हमारे बाल गंगाधर तिलक है, जिन्होंने इस होम रूल आंदोलन में भी अपना भी एक होम रूल आंदोलन चलाया। और इनको प्रेरणा मिली थी आपके आयरस आंदोलन से। इसके बाद में आपका 1917 में एक घटना आपकी आती है, उसको हम कहते हैं मोंटेग्यू घोषणा। तो मोंटेग्यू घोषणा आपकी होती है कब? 1917। इस मोंटेग्यू घोषणा में एक आ गया कि अब आगे भी जो भी भारतीयों के लिए हम कानून या नियम बनाएंगे तो इसके तहत आपका 1919 का अधिनियम आता है। और उस 1919 के अधिनियम में आपके भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत करते हैं। तो कौन सा आप बात करेंगे? तो 1917। इसके बाद में हमारा अगला चरण आएगा तृतीय। तो अगला चरण तृतीय आएगा, उसमें हम बात करेंगे गांधीवादी युग। इस गांधीवादी युग में तृतीय चरण में आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बातें थी? तो उसको हमने कहा था 1919 से 1947। इस 1919 से 1947 में हम बात करते हैं तो आपका गांधी जी का सर्वाधिक योगदान। तो गांधी जी का सर्वाधिक योगदान आपका था किस चरण में? तृतीय चरण में। तृतीय चरण में हमारे गांधी जी का सर्वाधिक योगदान होता है। इसमें 1915 में जब गांधी जी भारत में क्या करते हैं? प्रवेश। और प्रवेश करते हैं तो कहां पर करते हैं? तो आपका गुजरात। और गुजरात में प्रवेश करने के बाद में गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की थी? तो आपके साबरमती आश्रम की। और इनके साथ आप इनका देश सचिव था, उसका नाम था महादेव देसाई। 15 में इन्होंने की थी साबरमती आश्रम है। और साबरमती आश्रम इनका बनता 1915। इस साबरमती आश्रम को हम कहते हैं सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी अहमदाबाद में। कहां पर है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में की तो वो तिथि थी इनकी 1915। 1916 की हम बात करेंगे। उसके बाद में 1917 में गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था चंपारण। कौन सा? चंपारण। तो चंपारण आंदोलन में भाग
लेते हैं 1917, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय लोगों को हम कृषि में लगाए रखे और यहां से कच्चा माल उत्पन्न करेंगे और इसको हम है ना जो पकाकर कहां लाएंगे, भारत है, और इसको अधिक की कीमत में कहां बेचेंगे, भारत में। तो 1917 में जो चंपारण आपका अधिवेशन आंदोलन हुआ उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था नील की खेती। तो 1917 के बाद में आगे आपकी तिथि 1918। तो गांधीवादी युग में 1918 में आपकी तिथि काम करती है। इसमें आपका एक तो आंदोलन था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन आपका फरवरी 1918 में। इसके बाद में आपका खेड़ा आंदोलन आता है, वो भी आपका 1918 में आएगा, तो वो मार्च 1918। तो मार्च 1918 में आपका होता है खेड़ा आंदोलन। इस खेड़ा आंदोलन को अंदर गांधी जी ने सर्वाधिक नेतृत्व किया, क्योंकि यह खेड़ा आंदोलन लगान को लेकर सर्वाधिक विरोध हो रहा था। उसमें नेतृत्व करने वाले आपका कौन था, महात्मा गांधी। इस लगान के विरोध में इनको सूचना या इनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आपका विठल भाई पटेल और इनके एक साथी था, उसका नाम था बिंदुलाल याग्निक। उस बिंदुलाल याग्निक और विठल भाई पटेल ने यह कहा कि गांधी जी को कि आप कहां पर आओ, खेड़ा, और इस आंदोलन का आप क्या करो, नेतृत्व। तो गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करके और किसानों की संपूर्ण मांग मांगकर अपना कर और ये भारत का सफल किसान आंदोलन का संज्ञा दिलवाई थी, तो खेड़ा आंदोलन। उसके बाद में 1919 आपका रोलेट एक्ट आने के बाद में, इसके बाद में 1919 में आपका जलियांवाला कांड। तो जलियांवाला कांड भी आपका कब होता है, 1919। और इस 1919 के जलियांवाला कांड में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, क्योंकि केसर हिंद उपाधि महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, जिस उपाधि को उन्होंने 1919 के अंदर क्या किया था, लौटा दिया था। अगली हम बात करते हैं किसकी, कि 1919 के बाद में आपका एक आंदोलन चलता है और उस आंदोलन का नाम होता है खिलाफत आंदोलन। 1919 का गांधी जी का कौन सा आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी आपका होता है तो 1919। और इस खिलाफत आंदोलन के बाद में हम बात करेंगे 1920 में महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत में एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन उनका चलता है 1920 में, और 1920 में चलेगा कहां पर, बंबई से प्रारंभ करते हैं। और इसी दिन इनके एक महान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है और भारत में एक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, जिसके माध्यम से भारत में एक राष्ट्रीय चेतना और भी बड़ी उजागर के रूप में लेती है। 1920 के अंदर यह प्रारंभ होता है और 1922 में इस आंदोलन को समाप्त किया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का एक उद्देश्य था कि मैं हिंसा के बल पर भारत को आजाद नहीं करवाऊंगा, मैं हिंसा के बल पर भारत को क्या करूंगा, आजाद है। और यह बात उन्होंने 1922 में, क्योंकि 1922 में एक कांड आपका होता है और उस कांड का नाम था चोरी चोरा कांड, जो आपका यूपी में होता है। और उस कांड के अंदर कुछ पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। तो इस हिंसा को देखकर महात्मा गांधी का दिल पसीज जाता है और उन्होंने कह दिया कि भारत में हिंसा के बल पर मैं कभी भी आजादी नहीं दिलवाऊंगा। 1922 के अंदर, बाद में हम बात करेंगे 1924 के अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने की थी कहां पर है, बेलगांव। तो बेलगांव में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की 1924। और बेलगांव आज का पड़ता कहां पर, तो आपका कर्नाटक में आपका बेलगांव पड़ता है। एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। उसके बाद में इसी तृतीय चरण में आपका 1925 के तृतीय चरण में हम बात करते हैं, तो उस तृतीय चरण में भारत की प्रथम महिला जो भारतीय मनारी थी, जो आपके कानपुर में आपके कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है, और वो आपका कहां करती है, कानपुर में। और कानपुर में करती है, उस महिला का नाम था सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने कहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो आपका कहां पर की थी, और ये की थी उन्होंने कानपुर। अब कानपुर में सरोजनी नायडू अध्यक्षता करती है, लेकिन आपके भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनने वाली भी आपकी कौन थी, सरोजनी नायडू, जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद में 1927 में आपका मद्रास में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और उस कांग्रेस के अधिवेशन में आपके प्रमुख एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर एम ए अंसारी। डॉक्टर एम ए अंसारी ने
मद्रास अधिवेशन की क्या करते हैं अध्यक्षता, तो डॉक्टर एम ए अंसारी। तो डॉक्टर एम ए अंसारी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रस्ताव रखा। तो हमारा क्वेश्चन बनता है इस चरण में कि भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया था। उस कांग्रेस अधिवेशन का नाम था 1927 का मद्रास, और रखने वाला आपका व्यक्ति कौन था, तो डॉक्टर एम ए अंसारी। उसके बाद में 1928 में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये मैं सिर्फ एक जनरली आपको बात बता रहा हूं, इसके बाद में आना एक एक बिंदु की आना जो चर्चा करूंगा, इसमें संपूर्ण व्याख्या के साथ मैं बताऊंगा कि 1928 में डिटेल से आपका क्या मिलता है, 1927 में क्या हुआ था, 1925 में आपका क्या हुआ था। 1928 की हम बात करते हैं तो आपके मोतीलाल नेहरू इसके क्या बनते हैं, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि आपका मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि जो आपकी कांग्रेस है उस 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जो वर्तमान की कांग्रेस इस समय वो बुड्ढों की कांग्रेस है, मेरे को युवा कांग्रेस चाहिए। तो आपके 1928 में मोतीलाल नेहरू ने युवा कांग्रेस की स्थापना के लिए कहा था। उसके बाद में हम बात करेंगे 1929 के अंदर आपके जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन की क्या करते हैं अध्यक्षता, और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत में एक स्वतंत्रता दिवस होगा, और वो स्वतंत्रता दिवस होता 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता। उसके बाद हम बात करेंगे 1931 में आपके अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की लाहौर में, और लाहौर में अध्यक्षता करने वाले आपके व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल आपके बनते हैं 1931 में। 1931 में आपके सरदार पटेल करते हैं, और सरदार पटेल जब आपके कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं तो कहां करते हैं, तो आपका लाहौर में। इसके बाद में हम बात करेंगे 1933। तो 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षता करेगी तृतीय महिला, उसका नाम था नलिनी सेन गुप्त। तो नलिनी सेन गुप्त आपकी बनती है कांग्रेस की अध्यक्षता, और कांग्रेस की अध्यक्षता ये भी करती है तो कहां करती है, आपका कलकत्ता। तो कलकत्ता में 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली आपकी कौन थी, नलिनी सेन, जो भारत की क्या थी, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तृतीय महिला। अब तृतीय महिला ये बनी, तो मैं बात कर रहा हूं कि भारत के कांग्रेस अधिवेशन की 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली महिला बनी थी आपकी 1917 में जो बनी थी उसका नाम था आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपके कांग्रेस अधिवेशन की क्या करती है अध्यक्षता 1917 के बाद में अपन ने बात की थी 1925 में आपकी आ जाएगी सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू भी बनती है तो कहां पर, आपका कानपुर में। और सरोजनी नायडू के बाद में अभी हमने बात की है 1933, और 1933 में आपकी बनती है तो कौन है, नलिनी सेन गुप्त। और नलिनी सेन गुप्त आपकी बनती कहां पर है, तो आपका कलकत्ता में, और कलकत्ता में अध्यक्षता करती है। तो 3 महिलाएं आपके कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसमें पहला एनी बेसेंट, दूसरी आपके सरोजनी नायडू, और तीसरी आपके नलिनी सेन गुप्त। अब नलिनी सेन गुप्त ने कर दी, सरोजनी नायडू ने कर दी, और एनी बेसेंट ने कर दी। 1933 के बाद में हम बात करेंगे 1938 में आपका आ जाएगा हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है 1938 में। इसकी हम भी डिटेल पढ़ेंगे कहां पर हुआ था, हरिपुरा। उसके बाद में आपका 1939 में हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी और कांग्रेस के मध्य विवाद हो जाता है, और वो विवाद आपका होता कहां पर है, त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी आपका वर्तमान में पड़ता कहां पर है, तो त्रिपुरी वर्तमान में आपका पड़ता कहां पर है, तो एमपी। कहां पड़ेगा, एमपी। तो एमपी में वर्तमान में पड़ता है। लेकिन इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरी हार नहीं, ये मेरे व्यक्ति की हार नहीं, ये मेरी स्वयं की हार है। और गांधी जी ने इसमें नामित किया था तो आपका पट्टाभी सीताराम मैया। पट्टाभी सीताराम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इसमें भी आपका किसको बनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को और गांधी के मध्य क्या हो गया, विवाद। और विवाद होने के बाद में सुभाष चंद्र बोस इस पद से क्या दे देते हैं, अपना इस्तीफा। और इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और इसी के साथ वो कांग्रेस की सदस्य को भी कर लेते हैं समाप्त। उसके बाद में 1940 में तृतीय चरण में आएगा तो
उसमें आएगा आपका अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के साथ में आपका 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1940 में जब आपका अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को हमें 11 नवंबर को एक शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं। तो शिक्षा दिवस के रूप में हम कौन व्यक्ति के जन्म दिवस को बनाते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे और सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका रहा था? तो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजादी के समय यदि हम बात करते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजादी के 1946 तक रहते हैं। 1946 में जब कांग्रेस अधिवेशन होता है, उस समय आपका अध्यक्ष बनने वाला कौन था? तो जेपी कृपलानी। तो जेपी कृपलानी आपका बनता 1946 में। 1946 में बनता है, तो वो बनता कहां पर? आपका मेरठ में। और मेरठ में कांग्रेस की क्या करते हैं? वो अध्यक्षता। और वो आपका था आजादी का समय, जिसमें कांग्रेस की क्या होती है? भारत की क्या होती है इसमें? आजादी। और भारत की आजादी के समय आपका व्यक्ति था कौन था? तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी हो गया। इसके अलावा मैंने कहा कि 1940 से 1946 तक बनने वाला आपका कौन था? तो इसमें बनने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद था। और इसी में हम बात करेंगे कि संपूर्ण योगदान महात्मा गांधी का रहा था। इसमें गांधी जी के साथ और भी लोगों ने इसका सहयोग किया था। तो तृतीय चरण में हमारी मोस्ट क्या क्या बातें थी वो हम एक विस्तार रूप से पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज तुरंत करवा देता हूं कि आपका है ना, जो कहां से प्रारंभ करते हैं और कहां हम इसको समाप्त करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मैंने कहा था कि कहां से होती है? तो 1885 में हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और कांग्रेस की स्थापना के साथ में आपका किसकी स्थापना? राष्ट्रीय आंदोलन की। इसको 3 भागों में बांटा। आपका 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से आपका 1947। इसको प्रथम चरण को कांग्रेस स्थापना युग, द्वितीय चरण को उग्रवादी युग और तृतीय चरण को हम क्या कहते हैं? गांधीवादी युग। अब इसको आप एक डिटेल से देखोगे तो आपको यह बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि भारत का यदि आधुनिक इतिहास है तो सर्वाधिक इसी टॉपिक के अंदर जुड़ा हुआ है, और बाकी तो थोड़ा थोड़ा है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके आधुनिक भारत में यहीं पर मिलेंगे। कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक, यहां तक हम पढ़ेंगे इसको एक एक बिंदु को प्रारंभ से। और जब इस बिंदु को हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि कांग्रेस के बारे में हमारी क्या क्या बातें हुई है। तो कांग्रेस के बारे में हमारी क्या क्या बातें हुई हैं, इसी के साथ हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। दूसरा अपन ने देखा कि प्रथम चरण में आपका क्या था? प्रथम चरण में कांग्रेस। द्वितीय चरण में हम देखें 1905 से 1919, इसमें बंगाल विभाजन था। आपका बनारस अधिवेशन आ जाएगा, इसमें सूरत अधिवेशन आ जाएगा, 1909 का अधिनियम आ जाएगा, 1911 का अधिवेशन आ जाएगा, 1912 में आपकी दिल्ली राजधानी बनाई जाएगी, 1914 के अंदर आपका कामामाटा गारू प्रकरण होगा, 1916 में लखनऊ समझौता होगा। और उस लखनऊ समझौते की स्थापना, वो अध्यक्षता करने वाली आपकी महिला थी, वो व्यक्ति था अंबिका चरण मजूमदार। उस अंबिका चरण मजूमदार ने इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में आपकी एक महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। और 1917 में आपका मोंटेग्यू घोषणा हो जाता है। अब मोंटेग्यू घोषणा के साथ ही हम बात करते हैं 1917 के बाद में आपका तृतीय चरण में हम देखते हैं कि गांधीवादी 1915 से लेकर आपका 1947 तक। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको आप एक कॉपी और पेन में बिल्कुल यानी क्रमवाही रूप से यदि इसको लिखोगे तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होगी और कहीं पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो टॉपिक आपने यहां पढ़ लिया, आप एक किताब से नहीं 4 से मैच कर लेना, आपको कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि इनका है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि आपका क्वेश्चन कहां से बनता है। अब इस वीडियो में आपको यदि अच्छा लगाओ, आपको कंटेंट अच्छा लगाओ, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, और इससे आप हमेशा ही क्या रहें? जुड़े रहें। आप इससे जुड़े रहोगे तो आपको कोई ना कोई चीज नई आपको मिलती रहेगी। तो आप इसको हमेशा इसके साथ में रहें, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, इस चैनल का एक उद्देश्य है कि मेरा भारतीय व्यक्ति, मेरा भारतीय स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे, उस एग्जाम को वो फाइट करे और आगामी टाइम में ये कहे कि मैंने उस चैनल से पढ़ा था और
वहां पर मैंने इस मैटर से देखा, वहां पर मेरे को मैटर सॉलिड मिला, इसलिए मैं आज इस पद पर हूं, आज इस गरिमा के पद पर हूं, आज मैं कांस्टेबल हूं। क्योंकि मेरा और इस चैनल का एक उद्देश्य है कि हम इस दुनिया में, इस भारत में, मेरे परिवार के सदस्य हो या मेरे विद्यार्थी हो या मेरा कोई भी व्यक्ति हो, वो इस कंटेंट को अच्छा से पढ़े और आगामी टाइम में भी आपको ऐसा ही वीडियो मिलेगा और आगामी वीडियो का आप इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।